हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल प्राइम साइंस। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा क्लास 10th एनसीईआरटी का चैप्टर फर्स्ट रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, और कोशिश करूंगा इस वीडियो को देखकर इस चैप्टर से रिलेटेड सारे टॉपिक्स, सारे कंसेप्ट्स आपके अच्छे से क्लियर हो जाएं, आप अच्छे से उन्हें समझ सकें। इसलिए आप सभी से भी मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, जिससे आप इस चैप्टर के सारे टॉपिक्स को अच्छे से समझ सकें। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। देखिए, जब कोई दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके किसी नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं तो इस क्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। मतलब जो नया पदार्थ बनता है उसके जो गुण हैं वो पहले जिन पदार्थों से वो मिलकर बना है उससे अलग होते हैं। आप इसको एक एग्जाम्पल से समझिए। जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलकर के जल का निर्माण करते हैं तो इस जल के जो भी गुण हैं, इसकी जो भी प्रॉपर्टीज हैं, वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से बिल्कुल अलग होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में क्रिया हुई और जल का निर्माण हुआ तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में रासायनिक अभिक्रिया हुई। इसके अलावा लोहे पर जंग लगना, दूध से दही का बनना, ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया के ही एग्जाम्पल्स हैं। ये जो भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं इन्हें किसी भी भौतिक विधि के द्वारा अनुत्क्रमणीय होती हैं। मतलब इन्हें किसी भी भौतिक विधि जैसे वाष्पीकरण, ऊर्ध्वपातन, फिल्ट्रेशन, इनके द्वारा वापस इनकी पुरानी अवस्था में चेंज नहीं किया जा सकता, इन्हें रिवर्स नहीं किया जा सकता। जैसे दूध से दही का बनना, यदि दूध से दही बनी है तो फिर उसे किसी भी मेथड, फिजिकल मेथड के द्वारा दोबारा दूध में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। मतलब हम कैसे कह सकते हैं कि जब भी कोई दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिले तो वहां पर रासायनिक अभिक्रिया हुई या नहीं हुई। तो देखिए, इसकी पहचान है सबसे पहले तापमान में परिवर्तन। यदि टेम्परेचर में कोई चेंज होता है तो हम कह सकते हैं कि यहां पर रासायनिक अभिक्रिया हुई है। यदि गैस का उत्सर्जन होता है, कोई गैस निकलती है वहां से दो पदार्थों के मिलने से, तो हम कह सकते हैं यहां पर रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अवस्था में परिवर्तन, जब भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो हो सकता है जो भी पदार्थ उस रासायनिक अभिक्रिया में हो उनकी अवस्था में परिवर्तन हो जाए। या फिर रंग में परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया में रंग में परिवर्तन हो जाता है उन पदार्थों का। तो ये सभी पहचान है रासायनिक अभिक्रिया के होने की। नेक्स्ट है अभिकारक किसे कहते हैं। तो देखिए, अभिकारक ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें हम अभिकारक कहते हैं। अभी हमने पीछे एक एग्जाम्पल पढ़ा रासायनिक अभिक्रिया का कि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करते हैं तो जल का निर्माण करते हैं। तो इसमें क्रिया करने वाले जो पदार्थ हैं, जो इस रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ हैं, वो हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हम कह सकते हैं यहां पर जो अभिकारक हैं वो हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। नेक्स्ट है उत्पाद। उत्पाद किसे कहते हैं। देखिए, जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो हम जानते हैं उसके परिणाम स्वरूप कोई ना कोई नया पदार्थ बनता है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्रिया हुई तो जल का निर्माण हुआ, जल बना। तो ये जो नया बनने वाला पदार्थ है इसी को हम उत्पाद कहते हैं। नेक्स्ट, रासायनिक समीकरण क्या है। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो देखिए, जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उनको हम रासायनिक समीकरणों के द्वारा ही लिखते हैं, उनको हम रासायनिक समीकरणों के द्वारा ही निरूपित करते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में या रासायनिक समीकरण में जो तत्व हैं उनको उनके प्रतीकों के द्वारा लिखा जाता है, या जो अभिकारक हैं, जो उत्पाद हैं, उनको उनके रासायनिक सूत्र के साथ लिखा जाता है। साथ ही साथ इनकी भौतिक अवस्था भी यहाँ पर लिखी जाती है। देखिए, आप इसको एक एग्जाम्पल से यहाँ समझिए। एक रासायनिक अभिक्रिया है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिले तो जल का निर्माण हुआ। अब इसको जब हम रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण में लिखेंगे तो हाइड्रोजन को उसके सिंबल के द्वारा लिखेंगे H2
ऑक्सीजन को उसके सिंबल के द्वारा लिखेंगे O2 और जल को उसके सिंबल या रासायनिक सूत्र के द्वारा लिखेंगे H2O। तो ये हो गया रासायनिक समीकरण। अब यहां पर आप देखेंगे हम इनकी जो भौतिक अवस्था है, भौतिक अवस्था मतलब वो ठोस हैं, द्रव हैं, गैस हैं या जलीय विलयन हैं, उसको भी साथ साथ दर्शाते हैं। जैसे हमने यहाँ हाइड्रोजन के ब्रैकेट में साथ में लिखा है स्मॉल g, इसका मतलब है यहाँ पर जो हाइड्रोजन है ये गैस की अवस्था में है। H2O को ब्रैकेट में हमने लिखा है L, स्मॉल l, इसका मतलब है H2O यहाँ पर लिक्विड अवस्था में है, द्रव अवस्था में है। इसके लिए हम कुछ सिंबल जो यूज करते हैं वो हैं जो ठोस सॉलिड के लिए यूज करते हैं स्मॉल s, लिक्विड के लिए हम स्मॉल l यूज करते हैं, गैस के लिए हम स्मॉल g और जलीय विलयन एक्वस सॉल्यूशन के लिए हम यहाँ पर AQ यूज करते हैं। आगे है संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। देखिए, ऐसे रासायनिक समीकरण जिनके अभिकारक और उत्पादों के तत्वों में परमाणुओं की संख्या रासायनिक अभिक्रिया से पहले और अभिक्रिया के बाद समान रहती है। देखिए, जितने भी अभिकारक हैं उन अभिकारकों में जो परमाणुओं की संख्या है वो परमाणुओं की संख्या जितनी अभिक्रिया से पहले है उतनी ही अभिक्रिया के बाद में भी रहनी चाहिए। तो ऐसी रासायनिक समीकरण को हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। संतुलित मतलब बैलेंस, पहले और अभिक्रिया के बाद दोनों तरफ जो परमाणुओं की संख्या है वो बैलेंस है, संतुलित है, ना कम हुई है ना ही ज़्यादा हुई है। देखिए, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, तो आप जानते हैं क्लास 9th में हमने पढ़ा था द्रव्यमान संरक्षण का नियम। उस नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में न तो द्रव्यमान का सृजन हो सकता है ना ही विनाश हो सकता है। मतलब ना तो हम परमाणुओं की संख्या को बढ़ा ही सकते हैं ना ही उसे घटा सकते हैं। इसलिए समीकरण का बैलेंस होना जरूरी है। अगला है कंकालीय रासायनिक समीकरण क्या है, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। देखिए, जो असंतुलित रासायनिक समीकरण है जिनमें संतुलन नहीं है परमाणुओं की संख्या का, उन्हीं असंतुलित रासायनिक समीकरणों को हम कंकालीय समीकरण कहते हैं। आगे है रासायनिक समीकरणों को संतुलित कैसे करें। इसके लिए मैं आपको यहाँ एक मेथड सिखा रहा हूँ। इसके अलावा भी बहुत सारे मेथड्स हैं, उसके लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक से दूसरे मेथड्स सीख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर आज सीखते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। इसके लिए आपको जो भी केमिकल रिएक्शन यहाँ पर दी हुई है इसमें जितने भी तत्व हैं उन तत्वों को आप यहाँ पर लिख लीजिए। जैसे फेरस, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, 3 तत्व इस रासायनिक समीकरण में यहाँ दिए गए हैं। अब LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड मतलब जो अभिकारक हैं इस एरो के पीछे वाले, और राइट हैंड साइड जो प्रोडक्ट हैं, जो उत्पाद हैं इस एरो के आगे वाले। यहाँ पर उन जो इन तत्वों के परमाणुओं की संख्या है आप उसे लिख लीजिए। देखिए, यहाँ पर यदि हम फेरस का देखें लेफ्ट हैंड साइड में, तो फेरस यहाँ पर 1 परमाणु है, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है। यदि हम राइट हैंड साइड में देखेंगे तो यहाँ पर फेरस के 3 परमाणु हैं, ऑक्सीजन के हाइड्रोजन के यहाँ पर 2 परमाणु हैं और ऑक्सीजन के यहाँ पर 4 परमाणु हैं। अब बैलेंस का मतलब है कि जो फेरस के 3 परमाणु उत्पाद में है तो 3 ही अभिकारक में भी होने चाहिए। यदि हाइड्रोजन के 2 परमाणु उत्पाद में है तो 2 ही अभिकारक में होने चाहिए, और ऑक्सीजन के 4 परमाणु उत्पाद में है तो 4 ही आपके अभिकारक में भी होने चाहिए। अच्छा, चलिए इसको शुरू करते हैं। इसको शुरू करने से पहले आप जो ये अभिकारक और उत्पाद में जो भी ये यौगिक हैं, तत्व हैं, इनको एक ब्रैकेट में बंद कर लेंगे ताकि जो भी मल्टीप्लाई हो संख्या हम घटाएं या बढ़ाएं वो इसके बाहर ही बढ़े। इसका जो मेन फॉर्मूला है उससे कोई छेड़छाड़ ना हो। आप यहाँ देखिए, यहाँ पर जो फेरस है वो 3 है तो हमें इधर भी इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर जो फेरस की संख्या है वो 3
हो जाएगी। मतलब जो फेरस है, आयरन के जो परमाणु है वो अब दोनों तरफ बराबर हो चुके हैं। हाइड्रोजन यहाँ पर पहले से ही दोनों तरफ दो दो हैं, तो पहले से ही बराबर हैं। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 1 है, तो हम ऑक्सीजन को 4 से गुना करेंगे। तो अब हम केवल ऑक्सीजन को तो गुना कर नहीं सकते। यदि केवल ऑक्सीजन को गुना करेंगे तो जो वाटर का मेन फॉर्मूला है वो गलत हो जाएगा। तो हम यहाँ पर पूरे के पूरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ ही 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 4 से मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर ऑक्सीजन हो गया 4, मतलब ये ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। लेकिन 4 की गुना हाइड्रोजन के अंदर भी होगी, तो हाइड्रोजन हो जाएगा आपका 8। अब हाइड्रोजन जो पहले संतुलित था वो अब असंतुलित हो गया है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इधर राइट हैंड साइड पर हाइड्रोजन के साथ दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे यहाँ हाइड्रोजन संख्या बढ़ेगी। तो यहाँ पर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 का जब मल्टीप्लाई 2 में होगा तो ये संख्या भी आपकी 8 हो जाएगी। इस तरह से तीनों फेरस, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों ही संतुलित हो चुके हैं। तो इसके आप और भी रिएक्शंस के एग्जाम्पल लेकर के उन्हें प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से इसको बैलेंस करना सीख जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार हैं, सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया, उसके बाद वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया भी 3 प्रकार की है, ऊष्मीय वियोजन, विद्युत वियोजन और प्रकाशीय वियोजन। विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, उपचयन व अपचयन अभिक्रिया। तो चलिए इन सभी की परिभाषाएं और इन सभी के एग्जाम्पल्स एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहले है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? देखिए, संयोजन का मतलब है जुड़ना, कंबाइन होना। तो हम कह सकते हैं यह एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में जुड़कर एक एकल उत्पाद बनाते हैं, मतलब एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। देखिए, इसको आप एक जनरल फॉर्मूला से समझिए, जनरल एग्जांपल्स यहाँ देखिए। सपोज ए और बी ये कोई 2 अभिकारक हैं, जब ये आपस में जुड़ते हैं तो एक नया उत्पाद बनाते हैं सी। ये है संयोजन अभिक्रिया। यदि हम इसके एग्जाम्पल पढ़ें तो जैसे कार्बन और ऑक्सीजन जब आपस में जुड़ते हैं तो एक एकल उत्पाद, एक सिंगल यूनिट प्रोडक्ट बनाते हैं CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे ही CaO, कैल्शियम ऑक्साइड और H2O जब कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर आपस में जुड़ते हैं तो एक नया प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझा हुआ चूना। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में जुड़ते हैं तो एक नया पदार्थ बनता है H2O। तो आप इन सभी एग्जाम्पल में देखेंगे कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में जुड़ते हैं और जुड़ करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। तो ये एक संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है वियोजन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, देखिए ऊष्माक्षेपी का मतलब है ऊष्मा का निकलना। जहां पर ऊष्मा निकले उन्हीं अभिक्रिया को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, एक्जियोथर्मिक रिएक्शन। कुछ अभिक्रियाओं में उत्पाद बनने के साथ साथ ऊष्मा का उत्सर्जन भी होता है, मतलब ऊष्मा भी बनती है, ऊष्मा भी निकलती है, तो इसलिए इनको हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखें, श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, जो हमारी कोशिकाओं में रेस्पिरेशन होता है वो एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, उसमें ऊष्मा निकलती है। देखिए, जब ग्लूकोज C6H12O6 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और साथ में ऊष्मा भी बनाते हैं। तो इसलिए हम इसको कहेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। जितनी भी संयोजन अभिक्रियाएं हैं वो लगभग सभी अभिक्रियाएं आपकी ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं होती हैं। प्राकृतिक गैस का दहन भी इसका एक एग्जाम्पल है। जब मीथेन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है और जलती है तो इस अभिक्रिया में भी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और साथ में ऊष्मा जनरेट होती है। तो हम कह सकते हैं कि ये भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है वियोजन अभिक्रिया। देखिए, पीछे हमने पढ़ा था संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का मतलब जब भी
अभिकारक जुड़ते हैं। लेकिन वियोजन का मतलब होता है टूटना। जब अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं तो हम इसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए, आप इसे एक एग्जाम्पल, यहाँ जनरल एग्जाम्पल देखिए। सपोज ए एक अभिकारक है और जब ये टूटता है तो बी और सी दो अलग अलग उत्पाद बनाता है। तो जब इस तरह से टूटकर उत्पाद बना तो यही वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। देखिए, वियोजन अभिक्रिया तीन तरह से होती है। पहला है ऊष्मीय वियोजन, उसके बाद है विद्युत वियोजन और प्रकाशीय वियोजन। पहले हम समझते हैं ऊष्मीय वियोजन। जब कोई भी अभिकारक का वियोजन ऊष्मा के कारण होता है, मतलब जब हम उसे हीट करते हैं, ऊष्मा देते हैं, उसके कारण जब अभिकारक टूटता है और नए उत्पाद बनाता है तो इसे हम ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। एग्जाम्पल आप इसका देखिए, फेरस सल्फेट। जब फेरस सल्फेट को गर्म किया जाता है, जब इसको हीट किया जाता है तो ये फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूट जाता है। ऐसे ही जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है, उसमें हीट दी जाती है तो वो लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में टूट जाता है। इस तरह से तीन नए उत्पाद बनाता है। तो यह है ऊष्मीय वियोजन। आगे है विद्युत वियोजन। मतलब जब विद्युत धारा के कारण वियोजन होता है, जब विद्युत के कारण कोई अभिकारक टूटता है, इसे हम विद्युत वियोजन कहते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल देखें वाटर का, जब H2O में से इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाती है तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो उत्पादों में टूट जाता है। तो विद्युत के कारण टूटा है, विद्युत के कारण इसका वियोजन होता है, इसलिए इसको विद्युत वियोजन हम कहते हैं। अगला है प्रकाशीय वियोजन। जब कोई अभिकारक का वियोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, मतलब जो उसको हीट मिलती है वो सूर्य के प्रकाश से मिलती है और उसके कारण उसका वियोजन होता है और नए उत्पाद बनते हैं, तो इसे हम प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। जैसे सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड, जब इन पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो ये सिल्वर और क्लोरीन, सिल्वर और ब्रोमीन में अलग अलग टूट जाते हैं। इसीलिए जो CBSE में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि सिल्वर ब्रोमाइड या सिल्वर क्लोराइड को रंगीन बोतलों में बंद करके क्यों रखा जाता है, वो इसीलिए ताकि सूर्य का प्रकाश अंदर एंटर ना कर सके और इनका वियोजन ना हो, इसलिए इनको बोतलों में बंद करके रखा जाता है। अब है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। देखिए, पीछे हमने पढ़ा ऊष्माक्षेपी, जिनमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता था, लेकिन ऐसी अभिक्रियाएं जिनके होने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, मतलब जब तक इनको हीट नहीं दी जाएगी तब तक इनकी रिएक्शन नहीं होगी। जैसे हमने ऊपर पढ़ा प्रकाशीय वियोजन, जब तक इसमें सूर्य का प्रकाश नहीं इनको मिलेगा तो ये अभिक्रिया नहीं होगी। तो ऐसी ही अभिक्रियाओं को हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं, जिसमें ऊष्मा का शोषण होता है। एंडोथर्मिक रिएक्शंस इन्हें हम कहते हैं। जितनी भी वियोजन अभिक्रियाएं हैं ये ऊष्माशोषी अभिक्रिया का एग्जाम्पल हैं। आगे है विस्थापन अभिक्रिया। इंपॉर्टेंट है, इसे आप अच्छे से समझें। देखिए, विस्थापन अभिक्रिया, जब कोई एक अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर नए यौगिक का निर्माण करता है, इसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आप इसे एक जनरल फॉर्मूला से यहाँ समझिए। देखिए, सपोज कोई एक धातु है A और ये एक यौगिक है जो मिलकर बना है B और C से। इसमें B धातु है और C अधातु है। जब इन दोनों में आपस में रिएक्शन होगा, ये दोनों आपस में मिलेंगे, तो ये A अधिक सक्रिय होने के कारण इस B को यहाँ से हटा देगा, विस्थापित कर देगा और C के साथ मिलकर एक नया यौगिक बनाएगा AC, और B यहाँ पर अलग निकल जाएगा। तो इस तरह की जो अभिक्रिया है उसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आप इसका एग्जाम्पल देखिए। जब फेरस कॉपर सल्फेट के साथ मिक्स होता है, इसके साथ जब रिएक्ट करेगा तो फेरस अधिक सक्रिय है कॉपर से, तो ये क्या करेगा, कॉपर को यहाँ से हटा देगा और सल्फेट SO4 के साथ मिलकर के एक नया यौगिक बनाएगा जिसे हम आयरन सल्फेट कहते हैं। कॉपर को यहाँ बाहर कर देगा। ऐसे ही जब जिंक है, जिंक कॉपर के साथ रिएक्ट करेगा तो ये जिंक यहाँ से कॉपर को विस्थापित कर देगा और खुद यहाँ पर एक नया यौगिक बनाएगा जिंक
सल्फेट, और कॉपर यहाँ पर साइड में बाहर निकल जाएगा। तो यह है विस्थापन अभिक्रिया, जिसमें किसी तत्व का विस्थापन कर दिया जाता है अधिक अभिक्रियाशील तत्व के द्वारा। आगे है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया, यहां पर भी विस्थापन होता है, लेकिन यहां पर डबल विस्थापन होता है, म्यूचुअल एक्सचेंज होता है आयनों का। देखिए कैसे। इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच में आयनों के बीच आदान प्रदान से होता है। आप इसे ऐसे समझिए, ये एक यौगिक है ए बी और ये दूसरा यौगिक है सी डी। ए बी में ए जो है वो एक धातु है और बी एक अधातु है। सी डी में सी एक धातु है और डी एक अधातु है। जब ये आपस में दोनों रिएक्ट करेंगे तो इस यौगिक में आप जानते हैं कोई भी यौगिक आयनों के जुड़ने से बनता है, तो इसमें धातु के आयन है और अधातु के आयन है। अब इसका जो ए है, ये ए इसके डी के साथ जुड़ जाएगा और ये बी इसके सी के साथ जुड़ करके नया आयन बनाएगा। यहां आप देखेंगे नए यौगिक बनेंगे ए डी और बी सी। यहां पर जो एक्सचेंज हुआ तत्वों का या आयनों का, वो म्यूचुअल हुआ, मतलब दोनों यौगिकों ने अपने आयनों को एक दूसरे के साथ दोनों ने चेंज कर लिया, मतलब डबल चेंज हुआ है, द्विविस्थापन हुआ है। तो इसलिए हम इसको द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आप इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे सोडियम सल्फेट जब बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है तो ये सोडियम इस क्लोरीन के साथ मिलकर एक नया यौगिक बनाता है सोडियम क्लोराइड, और ये बेरियम इस सल्फेट के साथ मिलकर एक नया यौगिक बनाएगा बेरियम सल्फेट। तो यहां आप देखेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ है, द्विविस्थापन हुआ है। नेक्स्ट है जो दूसरा एग्जांपल हम देखें, पोटेशियम ब्रोमाइड और बेरियम आयोडाइड। यहां आप देखेंगे जब पोटेशियम है ये इसके आयोडीन के साथ मिलकर पोटेशियम आयोडाइड यौगिक बनाएगा, और यहां से बेरियम इसके साथ मिलकर बेरियम ब्रोमाइड एक नया यौगिक बनाएगा। तो यह है द्विविस्थापन, जहां पर दो बार विस्थापन होता है आयनों का, तत्वों का। आगे है उपचयन व अपचयन अभिक्रिया। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे समझिए। उपचयन को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब है जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की बढ़त होती है या हाइड्रोजन की कमी होती है, तो हम कह सकते हैं यहां पर उपचयन अभिक्रिया हुई है। और अपचयन इसके बिल्कुल उल्टा है, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी हुई है और हाइड्रोजन की बढ़त हुई है, तो हम कह सकते हैं कि यहां पर अपचयन अभिक्रिया हुई है। आप इसका एग्जाम्पल देखिए और समझिए। जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बन में ऑक्सीजन ऐड होती है, मतलब ऑक्सीजन की बढ़त होती है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर उपचयन हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है कार्बन का। अब दूसरा एग्जाम्पल आप देखेंगे, जब कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट करता है हाइड्रोजन से, तो इस कॉपर का जो ऑक्सीजन है ये हाइड्रोजन के साथ जा करके H2O फॉर्म करता है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कॉपर का अपचयन हुआ है, क्योंकि कॉपर से ऑक्सीजन की कमी हुई है, रिडक्शन हुआ है। अपचयन को हम कहते हैं रिडक्शन। ठीक है, तो इस तरह से उपचयन और अपचयन अभिक्रिया होती हैं। अधिकांशतः जहां उपचयन होता है वहीं पर अपचयन भी होता है। एक तत्व का उपचयन होगा, दूसरे का अपचयन होगा। हम जब इन दोनों अभिक्रियाएं एक साथ होती हैं, उपचयन और अपचयन, मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, तो इनको जोड़ करके रेडॉक्स अभिक्रिया पढ़ते हैं। रिडक्शन से रेड और ऑक्सीडेशन से ऑक्स, तो ये मिलकर बन जाता है रेडॉक्स रिएक्शन। उपचयन व अपचयन अभिक्रिया साथ साथ होती हैं, इसलिए इसे रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। यह है आपका उपचयन व अपचयन अभिक्रिया। चलिए अब देखते हैं उपचयन और अपचयन अभिक्रिया के दैनिक जीवन में उदाहरण। जो उपचयन अभिक्रिया के दैनिक जीवन में उदाहरण हैं वो है सबसे पहले संक्षारण। संक्षारण क्या है? जब कोई भी धातु की ऊपरी परत किसी अम्ल, वायु या आर्द्रता के कारण कमजोर होने लगती है
इस क्रिया को हम संक्षारण कहते हैं। आपने देखा होगा जैसे लोहे पर जंग लगना या चांदी के जो चीज़ होती हैं, चांदी के जो आइटम होते हैं वो काले पड़ जाते हैं, उनकी ऊपरी लेयर काली पड़ जाती है, तांबे पे हरी परत जम जाती है, इसी को हम संक्षारण कहते हैं, कोरोजन कहते हैं। ये उपचयन अभिक्रिया के कारण ही होता है। जब ये धातु वायु के संपर्क में रहते हैं तो इनमें उपचयन होता है, इनका ऑक्सीडेशन हो जाता है। इसको कैसे रोका जा सकता है इस संक्षारण को? इसको यशद लेपन मतलब गैल्वनाइजेशन करके, विद्युत लेपन इलेक्ट्रोप्लेटिंग के द्वारा, और इन धातु के आइटम को हम पेंट करके भी इस संक्षारण को रोक सकते हैं। अगला उपचयन अभिक्रिया का दैनिक जीवन में उदाहरण है विकृत गंधिता, रेंसिडिटी। देखिए, जब वसायुक्त और तेलीय भोजन वायु के संपर्क में आता है तो यह उपचित होकर खराब हो जाता है, जिसके कारण भोजन का स्वाद और गंध बदल जाती है, उसमें से स्मेल आने लगती है। इसी क्रिया को हम विकृत गंधिता कहते हैं। ऐसा क्यों हुआ? जब ये भोजन ऑक्सीजन के संपर्क में आया, इसका ऑक्सीडेशन हुआ, उपचयन हुआ। अब इस विकृत गंधिता को हम कैसे रोक सकते हैं? इससे हम भोजन को कैसे बचा सकते हैं? देखिए, इसके लिए हम भोजन में कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स, प्रतिऑक्सीकारक मिलाकर भोजन को विकृत गंधिता से बचाया जा सकता है, या भोजन को ऐसे बर्तनों में रखा जाए जहां वायुरोधी जो बर्तन हो, मतलब जिनमें वायु ना जाए। भोजन को नाइट्रोजन के साथ पैक करके, आपने देखा होगा जो पैक्ड फूड होता है जैसे लेज हम देखते हैं, उसमें जो गैस है वो गैस नाइट्रोजन गैस है, क्योंकि नाइट्रोजन गैस वहाँ पर ऑक्सीजन की एब्सेंस हो जाती है, जिसके कारण वहाँ पर उस फूड का ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता है। इसलिए नाइट्रोजन के साथ उनको पैक किया जाता है ताकि उनको विकृत गंधित होने से बचाया जा सके। या फिर भोजन को फ्रिज में रखकर भी इस भोजन को रेंसिड होने से बचाया जा सकता है। तो ये वीडियो था चैप्टर फर्स्ट रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के एक्सप्लेनेशन को लेकर। आई होप हमारे सारे व्यूअर्स के लिए इस वीडियो से इस चैप्टर के सारे टॉपिक्स को समझने में हेल्प मिलेगी, ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल टू यू, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, और सभी एनसीईआरटी चैप्टर्स को समझने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।